मित्रों नमस्कार। कई दिनों से लगातार सोशल नेटवर्क, टीवी चैनलों पर हमारे तमाम लोग जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने में रुचि रखते हैं, हंगामा कर रहे हैं और वह यह साबित कर रहे हैं कि वह लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं और ऐसे ही हंगामा करके वह सरकार को बदल देंगे। किस पर? एक्स पर, फेसबुक पर या फिर यूट्यूब के माध्यम से। अब सोचिए पूरे सोशल नेटवर्क पर जो लोग हैं और जो उनसे प्रभावित हैं, उनकी संख्या को थोड़ा गौर करिए। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। क्या इससे ज़्यादा फॉलोवर हैं लोगों के? अगर हैं तो फिर उनकी किस तरह की भूमिका है? और कुल संख्या में सिर्फ उनके बात को मानने, जानने, सुनने या यूं कहें उनके अंधभक्त और समर्थक क्या सभी लोग हैं? ऐसे में जो भारत का लोकतंत्र है वह कौन चलाता है? क्या सभी लोग इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और वह इसी को सुनकर अपनी राय बनाते हैं? अगर हमारे नेताओं को यह सामान्य सी बात मालूम नहीं है तो सच में आप भारत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और सिर्फ आप एक विदूषक की तरह लगातार लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। और हकीकत में राजनीतिक अस्तित्व जो आपका होना चाहिए, बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरह का नरेटिव जनता के बीच में जाना चाहिए, वह आप कभी नहीं बना सकते हैं और सत्ता से ऐसे ही दूर बने रहेंगे। सोचिए, समर्थक और विरोधी दो तरह के नरेटिव हमेशा चलते रहते हैं। किसी बात के समर्थक और किसी बात के विरोधी अपने जाति, धर्म और नरेटिव वाला जो उनका मॉडल है, उसी के हिसाब से वो चलाते रहते हैं। वह सत्य या सही बात या जो होना चाहिए वैसी कोई बात नहीं कहते हैं। उनके नरेटिव को जो सूट करता है वह लगातार उसी बात को कहते रहते हैं और इसमें सेलेक्टिव ट्रुथ का बहुत बड़ा रोल होता है कि पूरे सच में से किस हिस्से के वाले सत्य को उन्हें बताना होता है। मतलब सोचिए, अगर कोई घटना 10 घटनाएं घटी हैं तो उसमें से एक या आधा घटना जो उनके विचार के हिसाब से सूट करता है, उस पर वह एक बड़ा सा व्याख्यान दे डालेंगे, जबकि 9 और 9.5 घटनाएं उसके खिलाफ हैं। मतलब जो नरेटिव वार वो लड़ रहे हैं उसकी संख्या ही अपने आप में सीमित और प्रभावशाली नहीं रह जाती है। और फिर उनके वीडियो और उनके ओपिनियन आप थोड़ा सा मॉनिटर कर लीजिए तो लगातार एक ही तरह की बात वह कह रहे होते हैं। अब ऐसे ही देखिए हमारा विपक्ष और राहुल गांधी जो लगातार चुनाव हार रहा है। अब क्योंकि वो कांग्रेस के खानदान से आते हैं, युवराज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो सत्ता से बाहर कभी नहीं रहे थे, अब लगातार 11 साल से केंद्र की मुख्य सत्ता से बाहर हैं। ऐसे में विशेष होने का जो उनका हनक था, धीरे धीरे कम हो रहा है। या यूं कहें, जब वह जो चाहते थे, सत्ता के गलियारे में जैसी भूमिका चाहते थे, वह खुद तय किया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वह सीमित होती जा रही है। और जैसा वह चाहते थे, उनके लोग चाहते थे, मीडिया में नरेटिव चलाने वाले भी लोग जो अपनी ही विचारधारा को आगे बढ़ा सकते थे, अब उसका भी काउंटर होने लगा है। इतिहास की जो घटनाएं हों, समाज शास्त्रीय विश्लेषण हो, वह लगातार एक खास तरह का ओपिनियन बना लिया करते थे और दो चार कथित विद्वान पूरे मीडिया को कंट्रोल करते थे। पता चला एक दो चैनल हैं और एक दो बड़े अखबार हैं, 10, 12, 15 लोगों के लेख और विचार लगातार आ रहे होते हैं कि भाई ऐसा ही होता है, यही सही है। अब वह बातें भी खंडित होने लगी हैं क्योंकि नए रिसर्च, नए किताब, नए लेखक और नई विचारधारा के पक्ष में भी पर्याप्त लोग अपनी बात को और बेहतर ढंग से निरंतर कह रहे हैं।
ऐसे में विचारों का टकराव होना एकदम स्वाभाविक है। सोचिए, लोकतंत्र मतलब चुनाव से चुनकर आई हुई सरकार। अब चुनाव कैसे होता है? इसमें निर्वाचन आयोग, मतदाता की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जिसका निष्पक्ष होना लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। इसके लिए निर्वाचन आयोग को ढेर सारे संवैधानिक अधिकार मिलते हैं, जिससे वह निष्पक्ष चुनाव संपादित कर सके, और संविधान के तमाम अनुच्छेदों में उसकी निष्पक्षता और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की जाती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, संविधान की छोटी मोटी किताब उठा लीजिए, आपको आर्टिकल 324 बड़े आराम से मिल जाएगा और आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ बताने का उद्देश्य है कि जैसे लोकतंत्र में जो हमारे नेता हैं, मतलब लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो चुनकर हम पर शासन करते हैं, उनकी जिम्मेदारी कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अंतिम और सही जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, किसी भी व्यवस्था में सुधार की निरंतर गुंजाइश होती है और उसे समय के साथ अपडेट होते ही रहना चाहिए। अब सोचिए, चुनावी प्रक्रिया के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? मतलब हमारे मतदाता जो लोग वोट डालेंगे, उसके लिए एक वोटर लिस्ट चाहिए। वो एकदम पाक साफ होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए, उसमें जो विसंगतियां हो वो नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए, जो मतदाता सूची तैयार की जाती है स्थानीय स्तर और स्थानीय प्रशासन पर, जो बीएलए नियुक्त होता है, और राजनीतिक दलों के जो बीएलए होते हैं, मतलब बूथ लेवल एजेंट और बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि सरकारी होता है, और बीएलए पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं, जो मतदाता से संबंधित फॉर्म को भरते हैं घर घर जाके। जो एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, मतलब बीएलए, जिन्हें पता होता है कि कौन सा मतदाता, जाति, धार्मिक समूह उनका वोटर है, और उनके वोटर आई कार्ड और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कराने का आम तौर पर काम वही करते हैं। अब वो कितने सक्रिय और ईमानदार हैं और कितने पारदर्शी तरीके से नाम भरते हैं और नाम कटवाते हैं, काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है, और वह समय समय पर संशोधित होना ही चाहिए। और तमाम जो प्रत्याशी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, जाति और धार्मिक आधार पर उनका वोट बैंक होता है, वो भी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और उस आधार पर अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या यूँ कहें मतदाता सूची में तमाम ऐसे नाम डलवाते रहते हैं। मतलब बूथ लेवल पर ही 10, 20, 100, 50 नाम जो उनके वोटर नहीं है कटवा दिए जाते हैं, या फिर अपने ऐसे लोगों के नाम डाल दिए जाते हैं जो परंपरागत तरीके से उन्हें ही वोट करें। ऐसी चीज़ें होती आई हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। आप केवल पढ़ते लिखते हैं और शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको यह पता नहीं चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सामान्य बात है। और जैसे दो एपिक नंबर या फिर दो जगह मतदाता होने के पीछे भी कुछ व्यवहारिक चीज़ें हैं। इसको बहुत बड़ी साजिश या ऐसी कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे गांव के लोग हैं, वो गांव में रहते हैं और शहर में भी घर बना लिया, दूसरे शहर में चले गए किसी और प्रदेश के, तो वो क्या करते हैं, गांव में जो उनका मतदाता सूची में नाम रहता है उसको कटवाते नहीं हैं, क्योंकि प्रधानी का चुनाव होगा, दूसरे चुनाव होंगे, मैं इसी गांव का हूँ, इस बात के लिए भी मतदाता पहचान पत्र एक आई कार्ड की तरह होता है। तो वह उस गांव से अपना नाम नहीं कटवाते हैं कि जब पंचायत के चुनाव होंगे तो यहाँ भी अगर रहेंगे तो वोट दे लेंगे, नाम कटवा लेंगे तब तो वोट नहीं दे पाएंगे, जहाँ रह रहे हैं वहीं केवल वोट दे पाएंगे। तो हमें लगता है कि जो हमारे पास आधार का सिस्टम है उसको हम और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आधार एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही है ना, जिसमें मैं ही हूँ, यह प्रमाणित बड़ी आसानी से हो जाता है, और आपको बहुत माथापच्ची नहीं करना पड़ता कि फलाने फलाने हैं, आपने बायोमेट्रिक लगाया, ये आधार कार्ड आपका बना, ये मैच कर गया, ओटीपी आया, आपने ये काम आसानी से कर लिया। अब आप सही हो, गलत हो, नागरिक हो, नहीं हो, सही वोटर हो, बोगस वोटर हो, वो अपनी जगह समस्या है, लेकिन मैं ही हूँ, मैं फलाने हूँ, इस बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए आधार एक शानदार प्रणाली है। अब इसको हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जिन्हें तमाम तरह से आपत्तियां हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें इस बात के लिए सुझाव देना चाहिए, या यूं कहें
बैठ के एक विचार विमर्श करना चाहिए कि एक बेहतर मतदाता सूची हम कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें नाम का दोहराव न हो। तो हम आधार से इसको कैसे जोड़ के आधार का इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए एपिक नंबर जो है, उसको आधार नंबर से जोड़ दिया जाए कि अब एपिक नंबर नहीं होगा, आपका आधार नंबर ही वोटर लिस्ट में और वोटर आईडी में एपिक नंबर हो जाएगा। तो सोचिए बहुत सारी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। और जो एक से अधिक वोटर कार्ड है या फिर एक से अधिक जगहों पर मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होने वाली समस्या है, यह भी खत्म हो जाएगी। अब आधार के में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसमें भी थोड़ा सा सुधार होना ही चाहिए। जैसे एक पेरेंटल एड्रेस कि आपके माता पिता कहाँ के थे, यह पता भी उसमें दर्ज होना चाहिए। मतलब आप स्थायी रूप से कहाँ के निवासी हैं, यह भी लिखा होना चाहिए। फिर आपका जैसे पेरेंटल एड्रेस हो गया, पैतृक निवास, फिर अस्थायी निवास, वर्तमान पता। ये 3 ऑप्शन हमें लगता है आधार में दर्ज होना चाहिए, तीनों पते होना चाहिए। और चुनाव से पहले जो बाहर गए हैं लोग, वो खुद आधार के माध्यम से अपनी आप को कहाँ पे वोट देना है, इसके लिए खुद को आधार के माध्यम से रजिस्टर कर सकें, या यूँ कहें अपडेट कर सकें। मान लीजिए मैं शहर में रहता हूँ और मेरे गांव में पंचायत का चुनाव होने वाला है। अब मैं शहर में रहता हूँ, किसी दूसरे प्रदेश में रहता हूँ और वहाँ मैं मतदाता सूची में दर्ज हूँ। कायदे से मेरा गांव में नाम नहीं होना चाहिए मतदाता सूची में। मान लीजिए अब नाम नहीं है, अब मैं पंचायत के चुनाव में गांव में जाके मतदान करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ओटीपी और बायोमेट्रिक के माध्यम से मैं अपने गांव में चुनाव के कुछ दिन पहले अपने वहाँ की मतदाता सूची में अपना नाम पुनः रजिस्टर कर सकूँ। ऑनलाइन ही व्यवस्था हो जाए, क्योंकि मैं जाऊँगा और वोट दे लूँगा। इसी तरीके से मुझे कहाँ वोट देना, अगर 6 महीना से ज़्यादा वहाँ रहते हो गया है, तो आधार के माध्यम से उस जगह का मैं वोटर बन सकता हूँ। इसके लिए कुछ न्यूनतम शुल्क भी निर्धारित कर देना चाहिए, 10, 20, 50 रुपए, कि हम आराम से मोबाइल से ऑनलाइन अपनी आपको वहाँ से वहाँ मतदाता सूची में खुद को ट्रांसफ़र कर सकें। बाकी इस तरह के शोर शराबे हल्ला, अब होता क्या है कि जब आप राजनीतिक रूप से असफल होने लग जाते हैं और समाचारों में भी आप नहीं रह जाते हैं, तो खुद को रेलिवेंट बनाए रखने के लिए इस तरह के वितंडा खड़े किए जाते हैं। तो फिलहाल हमारा विपक्ष इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, उसके पास वास्तविक मुद्दे नहीं हैं। और जो भी मुद्दे उठाते हैं, हल्ला मचाते हैं, 2, 4, 10 दिन में वह डिफ्यूज़ हो जाता है। और इस बार हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है, वह गलती से उन्हीं के पैर पर गिर गया है, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो अपने आप में विरोधाभासी है। आप किसी भी के भी समर्थक विरोधी हो सकते हैं, पर तथ्यों और आंकड़ों पर चीज़ों का विश्लेषण करिए, और सिर्फ आंख बंद कर लेने से सच्चाई छुप नहीं सकती है और न तो वह बदलती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।